मझगांव में भी देख रहे हैं कि शिक्षा का घोर कमी है। बिल्कुल। है ना। तो आपका जो अभी विधानसभा में उतरे हैं, तो आपका ऐसे क्या क्या विजन है कि आप ये जो कमी को आप लोग सुधारेंगे? आपके पास क्या, आप लोगों का जो पार्टी का क्या विजन है? देखिए, बस आप प्रत्याशी बने हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर आप ये विधायक बनते हैं, यानी कि सत्ता में आते हैं, जो भी है सत्ता में आए नहीं आए, लेकिन आप खुद अगर विधायक बन जाते हैं, तो आपको ईचा कड़का डैम को लेकर आप क्या कहेंगे? और ये अगर ये बन जाता है तो आपका उस क्षेत्र का लोगों का क्या होगा, कि अच्छा होगा कि गलत होगा, क्या होने वाला है? पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है और विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग का प्रत्याशी है चाईबासा विधानसभा से है सुरेश सोय जी है। और जिस तरह हम लोग देखते हैं कि सुरेश सोय जी हमेशा सामाजिक और राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ते थे, आज विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो ये 2024 का विधानसभा चुनाव में ये प्रत्याशी बने हैं चाईबासा विधानसभा को लेकर के। तमाम चीजों को हम लोग बात करेंगे, क्योंकि चाईबासा विधानसभा में बहुत सारे चीजें हैं जो अभी शायद अभी तक विकास की संभावना नहीं हुआ होगा, वहां तक पहुंचाने के लिए बात करेंगे। क्या क्या इसके पास विजन है? कई विधायक बनते आए हैं, कई संसद बनते आए हैं, लेकिन अभी तक क्या क्या कमी है जो कि इस कमी को पूरा करेंगे हमारे सुरेश सोय जी। आपको स्वागत है हमारा पब्लिक एक्शन न्यूज। और प्रथम बार शायद आप प्रत्याशी बने हैं, है ना। ये जो आपको भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से आपको टिकट मिला, क्या ये करेंगे? अभी आप किस प्रकार से विजन रखेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सबको जोहार करता हूं, और सही मायने में आपने कहा है कि मैं भारत आदिवासी पार्टी के रूप में मैं यहाँ पर प्रत्याशी हूँ, और मेरा चुनाव चिन्ह हॉकी और बॉल है। वर्तमान समय में मेरा आने का मकसद यहाँ नहीं था, और क्योंकि हम एक राजनीतिक स्टूडेंट्स हूँ और इतिहास का छात्र भी रहा हूँ, और मध्य प्रदेश भोपाल से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मैं जब देखता हूँ 2000 आसपास से जब हम भोपाल से यहाँ आए, तो हमें उम्मीद था कि झारखंड का जो गतिविधियां हैं, उस समय जो संवैधानिक चीजों की लड़ाई लड़ी गई है, 5वीं अनुसूची को हम स्टडी करते हैं आपका इतिहास में और पॉलिटिकल साइंस में भी, तो यहाँ पता चलता है कि इसके मामले में कुछ भी नहीं है। संविधान के जिन चीजों के लिए संविधान बना देश में, 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों को या आदिवासियों को प्रोटेक्शन दिया गया, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। तब ऐसा लगा कि हमें इसको शोध करना होगा कि गलतियां कहाँ हो रही है। इसके मद्देनजर आज हमें पता चलता है कि गलतियां एक्चुअल में जनप्रतिनिधियों को चुनने में गलतियां हो रही है, क्योंकि विधानसभा का या संविधान का मकसद है जो भी समाज के लोग हैं उनको सामाजिक न्याय देना, आर्थिक न्याय देना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो तभी लागू हो पाएगा जब विधानमंडल में उनसे संबंधित विषयों पर कानून बने। लेकिन हमारे प्रतिनिधि जो अभी तक 1952 से अभी तक जो चुन के गए हैं, विधानमंडल में अपने पक्षों को, संवैधानिक पक्षों को नहीं रख पाते हैं। इसके चलते आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज के जो संवैधानिक अधिकार संविधान में निहित है, उस पर कोई कानून नहीं बना। इसीलिए अब हमको लगता है कि युवाओं को और पढ़े लिखे लोगों को जो संविधान पर बहस कर सके, इन्हें आगे आना होगा। इसलिए हम आए इसमें। बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि चाईबासा में, अगर चाईबासा देखा जाए या पश्चिमी सिंहभूम देखा जाए, तो हम लोग चाहे मझगांव देखते हैं, चाहे चाईबासा देखते हैं, बीच में हम लोग पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि चाईबासा में सबसे गरीब लोग यहाँ पे चाईबासा में हैं, और मझगांव में भी देख रहे हैं कि शिक्षा का घोर कमी है। बिल्कुल, है ना। तो आपका जो अभी विधानसभा में उतरे हैं, तो आपका ऐसे क्या क्या विजन है कि आप ये जो कमी को आप लोग सुधारेंगे? आपके पास क्या, आप लोगों का जो पार्टी का क्या विजन है? देखिए, नाम के लिए भारत आदिवासी पार्टी है, लेकिन ये भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षा रखते हुए समस्त लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का पक्षधर है। ऐसा नहीं है कि भारत आदिवासी पार्टी केवल आदिवासियों की बात करती है, नहीं, ये भारत आदिवासी पार्टी संविधान पर विश्वास करती है, लेकिन क्योंकि आदिवासियों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ, इसीलिए उनके हक अधिकारों का प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन इसके साथ साथ समस्त नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिला उनका भी वो काम करेगी। और वर्तमान समय में जिसको आपने कहा है, खास करके पश्चिम सिंहभूम की बात करूं, अगर सदर विधानसभा की बात करूं, तो ये छोटानागपुर यानी भारत का एक ऐसा राज्य है झारखंड, जो खनिज संसाधन के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ है यहाँ, लेकिन यहां से 40% हमारा अन्य देशों को जाता है खनिज संसाधन, लेकिन गरीब है। गरीब इसीलिए हम कहेंगे, गरीबी सूचकांक में भारत में ये दूसरे स्थान पर है हमारा झारखंड, और बेरोजगारी सूचकांक में अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी सूचकांक में तीसरे स्थान पर है, यानी
रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 4 लाख से एबव है। और यदि अनरजिस्टर्ड गांव वालों को भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रजिस्टर नहीं कराते हैं बेरोजगार लोग, तो ये 7-8 लाख तक पहुंच सकता है। यानी देश का तीसरा सबसे बड़ा बेरोजगारी वाला देश हमारा झारखंड है। और कुपोषण के मामले में, क्योंकि हम कह सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्र है और कुपोषण का जो दर है यहाँ 32% है। यानी जितने जो बच्चे 6 साल से 14 साल के उम्र के बच्चे बहुत ज्यादा कुपोषित है, गर्भ में भी, जन्मने के बाद भी। और दूसरा, किसी देश की यदि आप व्यवस्था की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय आय से जानी जाती है। तो राष्ट्रीय आय के मामले में यानी मानव विकास सूचकांक में भारत का यह तीसरा सबसे खराब स्थिति है झारखंड, जबकि यहां से आदिवासी लोग चुने गए। इसके चलते क्या हो रहा है, भारत के नजर में आदिवासी शासन क्षेत्र बहुत कमजोर है, बदनाम हो रहा है हमारा झारखंड, कि इतने लोग होते हैं फिर भी सही प्रत्याशियों को नहीं चुन रहे हैं। इसलिए हम इसको बदलाव करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने पहले हम लोग आपको देखते थे, आप ईचाकड़ के डैम को लेकर लड़ाई लड़ते थे, चांद ये इसको लेकर आप यहाँ पे बोला तो जाता है कि आप अभी जस्ट बोले हैं कि आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया जो भी आपका यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, और आपका चाहे वासा हो गया, चाहे सदर विधानसभा हो गया, चाहे यहाँ की तमाम चीज आपका खनिज से संपदा से भरा हुआ है, फिर भी आपका क्षेत्र से इतने सारे लड़के लड़कियां तमिलनाडु, कहाँ गुजरात, कहाँ बेंगलुरु पलायन कैसे हो रहा है? क्या आपका वर्तमान विधायक को इस सारे पलायन पर उन लोगों का कोई विजन नहीं है, या आपका लोग ही बाहर काम करने के लिए जाने का इच्छुक है? नहीं, सही मायने में एक्चुअल में वर्तमान समय में जो विधायक लोग हैं उनका कोई विजन नहीं है। क्योंकि विजन नहीं है इसीलिए क्योंकि उसका वो अपने आइडियोलॉजी से काम नहीं करता, वो दूरदर्शी नहीं है। वो लोग केवल बाहरी जो व्यापारिक संगठन है, अन्य लोग हैं, उनके वोट से वो जीतता है। उनके पास कोई दूरदर्शी नहीं है कि मेरा समाज, जब आजादी का 100 साल पूरा होगा देश का, तो मेरा समाज का स्थिति कहां पहुंचेगा हम 100 साल के बाद। इसमें कोई विजन नहीं है, वो केवल ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी का मतलब है वहां पर सड़क, पुल, पुलिया, जबकि विधायक लोगों का काम है कानून बनाना समाज के संदर्भ में। जहां तक आप बेरोजगारी का कहा है आपने, एक नियम है यहाँ पर, लोगों को डर लगता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, यहाँ खनिज संसाधन है लेकिन कारखाना नहीं बना सकते। बिल्कुल गलत है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम होते हुए भी खनिज संसाधनों का यदि आप नियम बनाएंगे तो उनके सुरक्षा करते हुए भी कारखाना बन सकता है, बशर्ते कि उनका मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो, उनको उसमें राजस्व मिले, उनको शेयर धारक बनाया जाए और मालिकाना हक पर चेंज नहीं होना चाहिए। आप उसको कर सकते हो। क्योंकि यहाँ के लोगों को, जहां तक बेरोजगारी की बात कही, क्योंकि बेरोजगारी इसीलिए है कि बेरोजगारी का कौन सा क्षेत्र बात करेंगे आप? कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी, या नौकरी के क्षेत्र में बेरोजगारी, या स्वरोजगार के क्षेत्र में बेरोजगार, जो शिक्षित बेरोजगार है, जो उनको रोजगार करना चाहता है, पूंजी का अभाव है। तो ये 3 ऐसा सेक्टर है जिस पर काम हो सकता है, बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। पहली मैं बात करूं आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। यदि आप उद्योग लगाते हैं तो यहाँ के लोगों को यदि आप नौकरी देंगे तो कौन सा नियम से? तो यहाँ झारखंड में अस्थायी निवासी एवं स्थानीय निवासियों को परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके चलते यहाँ झारखंड में 2021 में बना था रघुवर दास के समय में झारखंड स्थानीय निवासियों की पहचान एवं परिभाषा। आप सारे के सारे लोगों को, झारखंड के सारे जो खतियानी रैयत है 1950 से पहले से रहा, उनको भी आप स्थानीय जोड़ दिया, जबकि आपको अस्थायी और स्थानीय निवासी की पहचान एवं परिभाषा को आपको पहले बनाना है। तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार में, नौकरी में, निजी क्षेत्र में कितना आरक्षण होना चाहिए, नियम बनाना होगा। और स्थानीय जो लोग हैं, बाद में आए हैं 1964 के बाद या 1950-60 के बाद, उनको कितना परसेंटेज देंगे आपको? यदि ये दोनों नियम बनेगा तो बेरोजगारी हम खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, ये है आपका नौकरी के क्षेत्र में। आप पूरे झारखंड स्तरीय की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम आपको अभी विधानसभा चुनाव को लेकर, आप विधानसभा में खड़े हैं, सदर विधानसभा में, आप अगर मान लिया आते हैं इस ये में, जनता का ये में अगर आप आ जाते हैं, आप मान लिया एमएलए बन जाते हैं, तो आप क्या क्या आपके पास विजन है कि वहाँ सारे चीज पूरा सदर विधानसभा का कुछ नया काम होगा? देखिए, सदर विधानसभा का, क्योंकि मैं यहीं पले बड़ा हूँ और मेरा एजुकेशन लुकुंगुटे में हुआ है और मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ा हुआ, तो मेरी आइडियोलॉजी कभी भी सांप्रदायिकता पर नहीं होती है। मैं जब भी बात करता हूँ संविधान पर बात करता हूँ। सदर विधानसभा का सबसे बड़ा समस्या यहाँ का है
जो कॉलेजेस का है, स्कूल कॉलेजेस का है, कोल्हान जहां से हमने पढ़ाई किया 1990 में। और यहाँ कोल्हान यूनिवर्सिटी में टीचरों की बहाली नहीं है, टीचरों की बहाली नहीं है, शिक्षकेतर है या अनुबंध पर भी नहीं है लोग। इनको हम अस्थायीकरण कर सकते हैं, लेकिन सवाल उठेगा, हर कोई बोलेगा कि अस्थायी हुआ, तो अस्थायी करने के बाद उसका वेतन कहां से सुनिश्चित होगा? और अनुसूचित क्षेत्र जनजाति होने के नाते संविधान का आर्टिकल 275 के तहत हम उस फंड को ला सकते हैं, और डीएमएफटी फंड जो कोल्हान का है, हम उस फंड के माध्यम से अपने टीचरों को हम बहाली कर सकते हैं। खास करके कोल्हान यूनिवर्सिटी की हम बात करें, और कोल्हान यूनिवर्सिटी में बीएड की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, हम उसको रजिस्टर कर सकते हैं दोबारा। दूसरा सबसे बड़ा पहलू जो यहाँ के विधायक लोग अभी तक नहीं किए, मंत्री भी हैं, 15 साल से हैं, उसी कॉलेज में पढ़े हैं, लेकिन पीजी में 23 सब्जेक्ट्स हैं, और 23 सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए था, अलग अलग बिल्डिंग होनी चाहिए, अलग अलग कैंपस होना चाहिए। अदर स्टेट में जब हम बात करते हैं, अदर स्टेट में हम जाते हैं तो उनका अपना कैंपस होता है, यहाँ नहीं है। तो कोल्हान के संदर्भ में मेरा ये विजन है कि कोल्हान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई दोबारा हो, ताकि अगला जनरेशन मेरा तैयार हो फ्यूचर के लिए। दूसरा पहलू क्या है यहाँ के लिए, अन्य रंगों में स्पोर्ट्स सेल, और यहाँ पर लैंग्वेजिस्टिक जो भाषा रिसोर्स सेंटर, जो स्थानीय भाषाओं को रिसर्च करने के लिए है ही नहीं यहाँ पर, उसको डेवलप करना होगा, ताकि हो भाषा, कुरमाड़ी भाषा या उड़िया, जो भी भाषाएं हैं स्थानीय, उनको रिसर्च करने का मौका मिले। यहाँ वो चीज नहीं है। एक बात है, आप हो भाषा का जिक्र किए, यहाँ पे आपका कोल्हान बहुलक यानी कि हो बहुलक क्षेत्र है, फिर भी आपको 2 शिक्षक मिलना, ये कहाँ तक सही है? और ये आपको 2 शिक्षक मिलना चाहिए था कि आगे मिलना चाहिए था कि आपका शिक्षक ही नहीं होना चाहिए था? नहीं, एक्चुअल में यदि किसी समाज को यदि आपको विकास के पथ पर लेके जाना है तो उसका लैंग्वेज को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हो बहुल क्षेत्र, क्योंकि कोल्हान एक हो बेल्ट है, और हो बेल्ट होने के नाते 2% नहीं, यहाँ कम से कम 75% हो लोगों का होना चाहिए, अन्य लोगों का बाद में, क्योंकि ये हो बहुल क्षेत्र है। लेकिन ये तब काम होगा जब आपका विधायक उस कानून को बनाएगा, शिक्षकों से नियुक्ति से नियमावली यदि वो बनाएगा तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ का लोगों का कोई मतलब नहीं है एजुकेशन पर, इसीलिए वो लोगों को नहीं दे रहा है। इसीलिए मेरा मकसद है कि यदि इस टाइप का होगा तो कैंपस सिलेक्शन होता है, अलग अलग कॉलेजों में होता है, वहीं पर जो ग्रेजुएशन करता है सिलेक्शन के द्वारा होता है, तो कैंपस सिलेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी के मामले में। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह का है चाईबासा शहर का। चाईबासा शहर में सबसे ज्यादा पेयजल की समस्या है। भले आज की डेट में नगर पालिका का हम विरोध करते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट उनको भी जीने का अधिकार है। तो प्रत्येक नागरिकों को जीने का अधिकार है। नगर पालिका चुनाव नहीं हो सकता है शेड्यूल एरिया में जब तक कि संसद कानून नहीं बनाती है। ये संसद के ऊपर हम छोड़ते हैं कि शेड्यूल एरिया में नगर पालिका वर्तमान में अवैध है, लेकिन उसका जीवन यापन करने का अधिकार मेरी जिम्मेदारी होगी जब मैं एक विधायक बनूंगा। तो सबसे बड़ी समस्या वहां पर जोड़ा तालाब, पेयजल की समस्या है। पेयजल की समस्या के लिए हमको नए सिस्टम को लागू करना पड़ेगा जगह, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पानी की समस्या होगी। दूसरा एक समस्या वहां पर 1950 से पहले से बहुत सारे लोग चाईबासा में रहते हैं जिसके पास खतियान है, उसका अस्थायी लीज तक नहीं हुआ आज की डेट में चाईबासा में। उनको डर भय लगता है कि मेरा अगला जनरेशन कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। जैसे हमारा गांव में यदि रहते हैं तो हमारा खतियान होता है, बंदोबस्ती होता है, उनको मिल जाता है, लेकिन चाईबासा शहर के अंदर के लोगों का अस्थायी लीज नहीं हो रहा है। एक नियम बनाने से अस्थायी लीज हो सकता है उसका में। दूसरा पहलू वहां पर चाईबासा शहर के लिए खास करके कोल्हान होने के नाते रिम्स और एम्स के तर्ज पर इस हॉस्पिटल को डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, ताकि हमारा जो गरीब लोग हैं चाईबासा का, वहां बाहर ना जाना पड़े, बल्लौर ना जाना पड़े या पुणे ना जाना पड़े। यहां पर भी वो चीज हो सकता है, क्योंकि खनिज संसाधन से हमारा ये झारखंड भरा हुआ है कोल्हान। हम उस फंड को इस डेवलपमेंट में हम खर्च कर सकते हैं एम्स और रिम्स के तर्ज पर, जो अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति भी हो सकती है। ये है चाईबासा है। और जहां कोर्ट कचहरी का मामला है, कोर्ट कचहरी में कोल्हान कोर्ट। दूसरा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है, क्योंकि अधिवक्ताओं को और जो गवाह हैं उनके साथ प्रताड़ित किया जाता है। इसीलिए उस कानून पर पहल होना चाहिए। मेरा सोच है कि चाईबासा के लिए ये एक विजन है, और चाईबासा के लिए और एक विजन है, क्योंकि गांव से भरा हुआ है। गांव में कई प्रकार के कृषि उत्पाद हैं, लेकिन पिछले 78 ईयर में चाईबासा में लोग बाजार करते हैं, लेकिन कृषि उपज मंडी तक नहीं बना।
यदि आप मंडी नहीं बनाएंगे या वेयर हाउस नहीं बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाएंगे या एक्सपोर्ट करने का जो आप ऑफिस नहीं बनाएंगे, तो यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं जैसे तसर का है या महुआ का है या रेशम का है या जो भी खनिज संसाधन है, कुसुम का है या शरीफा है, जो भी है, आम है, तो हम बाहर एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? इसीलिए यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के साथ वेयर हाउस जरूरी है यदि हम विकास करना चाहें तो, क्योंकि खनिज संसाधन खत्म हो जाएगा भविष्य में, हमको इस क्षेत्र में भी जाना पड़ेगा खर्च करके खनिज क्षेत्र में। और जहां तक अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति की बात है, अस्थायी, केरल एक ऐसा राज्य है जहां अनुबंध कर्मियों को अस्थायी नियुक्ति के लिए नियमावली बनाता है। हम भी क्योंकि संवैधानिक चीजों का पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स रहा हूं, संविधान को मैंने करीब से जाना है, तो यदि हम चाहें तो जितने जो अनुबंध कर्मी हैं उनकी अस्थायीकरण हेतु हम नियुक्ति नियमावली बनवा सकते हैं और उसको वेतन को भी हम सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि हम एक विशेष समुदाय से आते हैं और अनुसूचित क्षेत्र होने के चलते केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग का सारा पैसा के माध्यम से हम इनको डेवलपमेंट कर सकते हैं। मेरा यही विजन है। लास्ट में और एक है सबसे बड़ा मुद्दा जिसमें मैं लड़ता हूं, मानकी मुंडा व्यवस्था पर। मैंने हमेशा से समझने का प्रयास किया है कि रूढ़िजन प्रथा पर आधारित मेरा विल्किंसन रूल है और डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल है, और कुल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट का मामला कभी उछला था। लोगों को डराया गया, सही रूप से व्याख्या नहीं किया गया है कि कुल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट क्या है। आज भी खतियान में 1913-14 का सेटलमेंट में कुल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट है और यहाँ 26 पीड़ है। हम इस 26 पीड़ को मिला करके कोल्हान स्वशासी जिला परिषद हम लाना चाहेंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा, पेशा कानून के अकॉर्डिंग जो नियमावली है या विल्किंसन रूल है उस पर धरातल पर नहीं आएगा। उसको लागू करने के लिए हमको एक बॉडी चाहिए, पेशा कानून को, जो 1996 में लागू हुआ है, उसको लागू करने के लिए और विल्किंसन रूल को या रूढ़ी प्रथा पर आधारित शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए। कुल्हान डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बने और वहां पर इलेक्शन या सिलेक्शन कैसा होगा, हम मुंडा मनकियों से और आदिवासी हो समाज महासभा से, मुंडा समाज से, उरांव समाज से, बाकी जो अन्य नगर के अंदर जो समाज रहते हैं, अन्य शोषित वर्ग है, सभी समाज से मिल करके एक ड्राफ्टिंग तैयार करेंगे, क्योंकि मैं खुद ड्राफ्टिंग करता हूं इस सब मामले में। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के मामले में हम ड्राफ्टिंग करेंगे और एक बेहतरीन शासन तंत्र को हम विकसित करने के लिए काम करेंगे, ताकि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार। मेरा मकसद यही है कि मैं सारे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का पक्षधर हूं, और भारत आदिवासी पार्टी भी इसका पक्षधर है। आप लोग इस बार एक नारा दे रहे हैं कि गांव की सरकार हम लोग बनाएंगे। एक गांव की सरकार का क्या मतलब होगा? देखिए, गांव की सरकार का मतलब जनता की सरकार। वर्तमान समय में जो सरकारें बनी, केंद्र में कुछ लोग बैठते हैं 543 और राज्य में बनता है हमारा 81 विधायक लोग। 81 एक विधायक 4 ब्लॉक के मालिक के रूप में रहता है। उनका जो नियम ग्राम सभा से जो पास होता है, हम योजनाओं को पास करते हैं, मेरा गांव में क्या चाहिए, ये लोग उसको नहीं लागू करके स्टेट से जो लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के रूप में बैठे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स में मैं तो कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेट्स भी नियमावली को नहीं बनाता है, एक्चुअल में नियमावली व्यापारिक संगठन बनाता है। ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से सदन में उनको रखा जाता है, और हमारा विधायक कम पढ़ा लिखा है तो केवल हाथ उठाता है उस विधेयक पर, और ग्राम सभा कुछ और डिमांड करता है कि मेरा गांव का डेवलपमेंट कैसा होगा। तो हम जनता को जनता के लिए करने के लिए हमें ग्राम सभा की सरकार चाहिए। ये मकसद, हमारा मकसद है कि अब की बार ग्राम सभा की सरकारें होंगी। ग्राम सभा पूर्ण रूप से 11वीं अनुसूची पर जो 29 सब्जेक्ट्स हैं उस पर काम करने का अधिकार दिया है, और हमारा विधायक लोग या जनप्रतिनिधि लोगों को नहीं मालूम है। बिल्कुल। और आप एक लड़ाई आपको लड़ते हुए देखते हैं, वो आप मझगांव विधानसभा में लड़ते हैं, और हम अभी आप चाईबासा विधानसभा से आप प्रत्याशी बने हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर आप ये विधायक बनते हैं, यानी कि सत्ता में आते हैं, जो भी है सत्ता में आए नहीं आए, लेकिन आप खुद अगर विधायक बन जाते हैं, तो आपको इच्छा कड़का डैम को लेकर आप क्या कहेंगे? और ये अगर ये बन जाता है तो आपका उस क्षेत्र का लोगों का क्या होगा, कि अच्छा होगा कि गलत होगा, क्या होने वाला है? सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से चुनौती दूंगा किसी को भी, जल संसाधन मंत्री झारखंड सरकार को या तो भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को मैं चुनौती दूंगा
क्योंकि ईचा करकई डैम किसी भी स्थिति में नहीं बन सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को ना तो न्यून किया जा सकता है, ना ही छीना जा सकता है, और ना ही आर्टिकल 300A जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 300A जो विधि के प्राधिकार से ही किसी की संपत्ति को आप ले जा सकते हो। और जहां तक आदिवासी का मामला है, आदिवासी क्योंकि उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्म, दस्तूर, यहां तक पर्यावरण कभी क्षति होगा ईचा करकई डैम से, इसीलिए सवाल ही नहीं उठता है कि ईचा करकई डैम बनेगा। लोगों ने गलत परिभाषा किया है। हम यदि चाहें बनने के बाद मैं डीपीआर रिपोर्ट उस जल संसाधन विभाग से जो स्वर्ण रेखा परियोजना जो कार्यालय है उस डीपीआर रिपोर्ट पर मैं जांच करवाऊंगा कि आपने कैसे करके एक लैंडलॉक एरिया नहीं होते हुए भी आपने एक मैदानी इलाका में कुजू डैम या ईचा करकई डैम को प्रस्तावित कैसे किया। दूसरा पहलू इसमें है कि 3 मुख्यमंत्री लोगों ने साइन किया 78 में, और 78 में संपत्ति का अधिकार प्रत्येक लोगों के पास में था। तो 5वीं अनुसूची में होने के चलते ये मुख्यमंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं शेड्यूल एरिया, इसीलिए वो लोग कर ही नहीं सकता था। अगर इसके बाद भी यदि वो ईचा डैम पर लड़ने की बात उठेगी तो मैं कोर्ट में खुद विधायक होते हुए अगर मैं जीतूंगा तो कोर्ट में खुद मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सारा खर्च मैं ये करूंगा और खुद लड़ूंगा उसका, क्योंकि अभी भी मैं उसमें पार्टी हूं। अभी मैं उसमें अध्यक्ष के साथ में हम दोनों ईचा करकई बांध विरोधी संघ के सचिव के रूप में मैं उसमें पार्टी बना हूं। अगर नहीं होता है तो मैं चुनौती दूंगा, क्योंकि आप 128 गांव के संप्रभुता पर अटैक करेंगे। अगर फिर भी भारत सरकार या राज्य सरकार नहीं मानेगी तो मैं यूने में जाऊंगा। मानव अधिकार संगठन के साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी मैं करूंगा कि भारत की सरकार या झारखंड की सरकार जो जनप्रतिनिधि लोकतंत्र पर विश्वास करती है, इन्होंने क्षेत्रीय एकता और अखंडता की, उसकी भाषा, उसकी लिपि, उसकी संस्कृति, उसकी जन्म दस्तूर, जो सारा चीजें हैं फंडामेंटल राइट, उसके अगेंस्ट एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदिवासियों को उनके प्रतिनिधित्व जो विधानसभा सीटें हैं उनसे बेदखल करने के लिए, रिजर्वेशन सीट को अनरिजर्व करने के लिए कुजू डैम एक षड्यंत्र है। मैं इसको साबित करूंगा और इस पर मैं फाइट करूंगा खुद। यदि पैसा की कमी होगी तो पैसा का मैं इसमें चुनौती दूंगा और विधायकों को भी ऐसा बिल लाने का प्रयास करूंगा कि जो भी विधायक जीतेगा 25% अपने विधायक निधि का और 25% अपने पेंशन का समाज को उसको समर्पित करना होगा, क्योंकि समाज ने उसको चुन के भेजा है तो समाज को उसको देना होगा। वेतन और भत्ते का, पेंशन का वापस उसको देना होगा। ये बिल हम ला सकते हैं समाज के कानून को ला करके, हमें ये करना ही होगा, क्योंकि हमको समाज चुन के भेजती है और वर्तमान समय में 5 साल के अंदर 1 करोड़पति हो जाता है विधायक, लेकिन समाज को क्या देके जा रहा है? कुछ नहीं देके जा रहा है। तो हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम आ बैठे हैं, ना कि सत्ता परिवर्तन। एक बात है, अभी हम लोग देखते हैं आपका कोलान क्षेत्र को देखें, कोलान क्षेत्र की बात करें हम लोग, लगभग सारे विधायक ये करोड़पति बन गए हैं। ये करोड़पति अपना पेंशन और अपना ये सैलरी से बने हैं कि कैसे करोड़पति बने हैं? किसी को हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारे जो विधायक बन रहे हैं सारे करोड़पति कैसे बन रहे हैं? देखिए, सबसे दुर्भाग्य यही है कि भारत का संविधान सभी लोगों को आय की असमानताओं को दूर करने का बात करता है संविधान का अनुच्छेद 38 में, लेकिन विधायक लोगों को जो वेतन और पेंशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। खर्चा यदि उनका होता है कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ में मिलकर जिस परियोजना का जो लागत होता है उस लागत को ज्यादा दिखाया जाता है, उसके चलते उसको कमीशन के रूप में पैसा मिलता है, लेकिन वो साबित नहीं हो पाता है कमीशन कैसा, क्योंकि कई चीजों को लीगलाइज किया गया है। वैधानिक रूप से विधायकों का भी कुछ प्रतिनिधि विधायक निधि का उनको पैसा का रहता है, और जिसमें अनुशंसा करता है लोग। केंद्र सरकार का कोई बड़ा परियोजना है या राज्य सरकार का परियोजना है लेकिन उसका विधायक निधि नहीं है, तो वहां पर भी लोग कमीशन लेता है। दूसरा क्या, जो भी मनरेगा या केंद्र सरकार का जो नल जल योजना है या आम जनता के लिए जो भी विकास से संबंधित योजनाएं हैं खास करके, उन पर अपना वो लोग कमीशन फिक्स करता है, और इतना गोपनीय तरीके से होता है इसकी पता ही नहीं चलता है। लेकिन पता चले तो उसका बैंक अकाउंट को यदि हम सीबीआई जांच करें या ईडी का जांच करें तो सारे का सारे विधायक लोग यहाँ पर अरेस्ट हो जाएगा। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर हम जिस विधानसभा में रहते हैं, जब से यहाँ के विधायक जी मंत्री बने, आप
ट्रकों का लाइन देखिएगा। बाकी समय में नो एंट्री रहता है, लेकिन रुंटा माइंस का जो गाड़ियां हैं चलियामा में, वो केवल पार होती है। तो बाकी जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है या उसके नाम पर जो बैठे हैं रोड में खड़े हुए, एक लाइन लगा हुआ यहां से वहां तक, चलियामा से लेके किरबुर तक बैठे हुए पुलिस ड्रेस में, प्रशासनिक ड्रेस में, ये लोग कौन है? तो क्या रुंटा माइंस एक समानांतर सरकार चलाने की बात कर रही है? क्योंकि कोई भी कंपनी अपना पुलिस नहीं रख सकता है। और यहां यदि हम देखें तो जिला प्रशासन भी एकदम आंख मूंद के बैठी हुई है। जब इतना भीड़ भाड़ इलाका है, लोग एक्सीडेंट हो रहा है, फिर भी वो गाड़ियां चलती है दिन रात। तो मैं इस माध्यम से समाज को मैं बताना चाहूंगा कि ये खनिज हमारा अगला जनरेशन के लिए भी है। आज यदि झारखंड कोल्हान से यदि ये खनिज संसाधन खत्म हो जाएगा इस टाइप का लूट करके, तो 20 से 30 साल के अंदर यदि खनिज संसाधन खत्म होगा तो आपको रॉयल्टी कैसे मिलेगा केंद्र सरकार से? यदि रॉयल्टी नहीं मिलेगा तो आपका खनिज संसाधन तो चला गया, शहर के नाम पर, नदी डैम के नाम पर कृषि जमीन भी चली गई, तो आप रहेंगे कहां? तो श्रीलंका या अफगानिस्तान के जैसे वहां जो भूखमरी की स्थिति है ना, तो ये दौर आएगा यदि हम संभल नहीं पाए तो। इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं कि हम अगला जनरेशन को हम गुलामी का जंजीरों में नहीं देख सकते। मुझे उनको बचाना ही होगा, क्योंकि ये उपनिवेशवाद आज के समय में भारतीय जनता पार्टी, जिसको आपने नहीं पूछा है, भारतीय जनता पार्टी कहने को तो एक राजनीतिक दल है, लेकिन सत्ता में बैठ करके आम जनता के लिए काम नहीं करती है, केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों घरों के लिए काम करती है। और जहां तक जेएमएम की बात है, दोनों की नियमावली एक ही है, लेकिन दो शरीर अलग अलग है। दोनों को पॉलिसियां भारतीय जनता पार्टी जो बनाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वही पार्टी को, वही पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है। चाहे माइंस एंड मिनरल्स चाहती तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था। 5th शेड्यूल होने के नाते यहाँ के विधायक लोग माइंस एंड मिनरल्स को संशोधन करते, जनता के हित में बनाते। लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि बैंक, रघुवर दास ने भूमि बैंक बनाया, लेकिन भूमि बैंक को उस समय जमीनों को आदिवासियों का, मूलवासियों का, दलितों का जमीन को ट्रांसफर नहीं किया था। ट्रांसफर हुआ 2019 से 2024 के बीच में। अभी की सरकार ने जमीनों को गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, अनाबाद, टांड, टांडी, जंगल के रूप में वो सूचीबद्ध किया। भूमि बैंक अभी बना। और वर्तमान समय में जो जियाडा है, शुरू में आयडा, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास, या रांची, रियाडा, बियाडा, बोकारो, डियाडा, धनबाद, ये सब आकर के पूरा झारखंड में जियाडा के नाम पर है, यानी झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अथॉरिटी के रूप में आ रहा है। यदि हम बनते हैं तो मैं उसको निरस्त करूंगा, क्योंकि कोल्हान अलग मामला है, इसलिए कोल्हान का अपना औद्योगिक क्षेत्र पार्क होगा। और सौर ऊर्जा से हम अपने जितने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो करना चाहेंगे उनको हम देंगे। बिजली का सबसे बड़ी समस्या यहां पर है। यहाँ के औद्योगिक घरानों को भी डर लगता है कि बिजली हमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बिजली का एक्चुअल में समस्या है डीबीसी, मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। वहां से बिजली हमें नहीं मिलता है क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की ओर जाते हैं। हम उसको संशोधन करेंगे। इस डीबीसी का जो एक्ट है, समझौता है, उसको हम चैलेंज करेंगे। शेड्यूल एरिया में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, हम बिजली को सुनिश्चित करेंगे 75% झारखंड के लिए। दूसरा और एक है आपका एनटीपीसी। एनटीपीसी का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये भी बिजली सप्लाई करती है, लेकिन हमको झारखंड को नहीं देती है। कोयला खान मंत्रालय है बाहर में, इसको भी हम संशोधन करेंगे कि झारखंड को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले, झारखंड को ज्यादा से ज्यादा पानी मिले, क्योंकि झारखंड का जमीन है, झारखंड का खनिज है, आप वहां बाहर नहीं ले जा सकते हो। इसके लिए हमें संशोधन करना पड़ेगा। अभी हम लोग आपका सदर विधानसभा होने के नाते आप प्रत्याशी हैं, बस अभी अंतिम शब्दों में सदर विधानसभा के तमाम जनता लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं? एक मैसेज थोड़ा सा अंतिम शब्दों में। मैं इस विधानसभा का प्रत्याशी हूं, भारत आदिवासी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 10 में है, आपका हॉकी और बॉल। मैं आम जनता से अनुरोध करूंगा कि संविधान जो आपके मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, आर्थिक न्याय की बात करती है, और शोषण, अत्याचार और अन्याय मुक्त समाज की परिकल्पना करती है समाज, लेकिन ये संविधान तब लागू होगा
जब विधानमंडल में योग्य, ईमानदार, चरित्रवान और संविधान पर बहस करने वाला जनप्रतिनिधि को आप चुनकर भेजोगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। संविधान में बहस करना होगा। आप जिस भी समाज से बिलोंग करते हो, आप जिस भी धर्म को मानते हो, लेकिन संविधान को इंप्लीमेंट करना होगा तो विधानमंडल में मुझे राज्य सूची में जो 67 सब्जेक्ट हैं और समवर्ती सूची में जो 46 सब्जेक्ट है, उन पर उन समाज के लोगों को उनके सामाजिक व्यवस्थाओं का, उनके आर्थिक व्यवस्थाओं का, शैक्षणिक व्यवस्थाओं के लिए हमें बिल लाना होगा। इसके लिए बहस करना होगा। और मुझे लगता है अभी जो जितने जनप्रतिनिधि है पूर्व में जीते हैं, मैं उनसे बेहतर उन्हें निराश नहीं करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग ये सदर विधानसभा, ये के विधानसभा के क्या बोलेंगे, अभी चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग इनको विधायक बना के आप लोग बेहतर अपना भविष्य के लिए आप लोग कर सकते हैं। और चुनाव में ये अकेले नहीं खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो आप लोग अपना पसंद का एक प्रत्याशी चुने और बेहतर विकास के लिए, चाईबासा का विकास के लिए, चाईबासा के साथ झारखंड का विकास के लिए एक बेहतर प्रत्याशी आप लोग चुने। हमारा माध्यम, हम जो है ये आप सभी को तमाम ये चीजों को हम लोग ये करना चाहते हैं ताकि आप लोग समझे बुझे और आप लोगों का मताधिकार का प्रयोग आप लोग अच्छा से कर पाए। इसीलिए हम लोग आपका माध्यम है, और आपका माध्यम हम लोग को बनने के लिए, और जो हम लोग तमाम काम जो हम लोग कर रहे हैं आपके और हम लोग मिल के हम लोग करेंगे। तो आपका सहयोग हमारा इतना है कि आपको एक सब्सक्राइब बटन दबा देना है ताकि हमारा आने वाला दिन में आपके साथ हम लोग का रिश्ता बना रहे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में, और इस वीडियो को जन जन तक शेयर जरूर करें। चलो, अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सबको जोहार।